गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूं आप आपके घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो जैसे आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपकी एनडीए एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर अभी गए कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते कि ये टॉपिक है क्या। तो जैसे भारत इंडिपेंडेंस हुआ, भारत को स्वतंत्र मिला, उसके बाद भारत के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। हमारा देश 200 साल की गुलामी झेल चुका था और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज हमसे बहुत आगे निकल चुके थे, उनके कंपैरिजन में हम कुछ नहीं थे। भारत के अलावा चीन भी 1949 में स्वतंत्र हुआ। तो ये जो आशिया देश थे, एशियन कंट्रीज जो थी, इनको हाल ही में इंडिपेंडेंस मिला था और इनका नया स्ट्रगल शुरू हुआ था। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, पूरा का पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। अभी यहां पर अमेरिका एकमात्र पावर नहीं रहती, यहां पर दो सुपर पावर आ जाती है, एक अमेरिका और दूसरा है यूएसएसआर, सोवियत रशिया जिसको हम कहते हैं। और ये दोनों की विचारधाराएं अलग थी। सोवियत रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री था, ठीक है, और ये जो अमेरिका था ये एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों विचारधाराओं के आधार पर बहुत सारे देशों ने इन दोनों को अलग अलग से रिप्रेजेंट किया और अपना अपना एक विचारधारा, अपनी अपनी एक विचारधारा में शामिल हो गए। जैसे अभी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो सारी की सारी कैपिटलिस्ट मतलब अमेरिका के ग्रुप में चली गई, और चीन जैसा एक देश है, उसके बाद हमें दिखता है कि क्यूबा, ये जो देश है ये सारे के सारे यूएसएसआर में शामिल होते हैं। तो पूरा का पूरा जो कंट्री है, पूरे के पूरे कंट्री, पूरा का पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बांटा जाता है और यही से शुरू होता है कोल्ड वॉर। अभी कोल्ड वॉर क्या कंसेप्ट है? तो अमेरिका और रशिया, इन दोनों के बीच में स्पर्धा, कंपटीशन तो होती रहती थी। बहुत बार इन दोनों के जो सैन्य है, आर्मी जो है, एक दूसरे के अगेंस्ट में एक दूसरे के आगे पीछे खड़ी हो गई। बट क्या होता है कि युद्ध नहीं हुआ, छोटे मोटे बैटल्स हुए, बट अगर पूरी तरीके से दोनों के दोनों सुपर पावर अगर पार्टिसिपेट कर देते तो यहां पर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता और तीसरा वर्ल्ड वॉर पूरे के पूरे जनजीवन को वैनिश कर देता। बट ऐसी सिचुएशन बहुत बार बनी तो सही, आमने सामने आए तो सही, बट वॉर हुआ क्या? तो नहीं। ये एक वॉर की सिचुएशन बनी रही 1990 तक, ये वॉर की सिचुएशन बनी रही। कब से? सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1990, मतलब नियर अबाउट 45 ईयर्स ये कोल्ड वॉर चलता रहा। ये ऐसी सिचुएशन थी कि जिस सिचुएशन में क्या हो सकता है कुछ नहीं बता सकते। एक डर का माहौल था। तो दोनों देशों के बीच में ये आपसी जो तनाव थे, ये जो संकल्पना डिस्क्राइब की गई है, इसको कोल्ड वॉर कहा गया है। अभी देखते हैं कि भारत और चीन जैसे देश नए से स्वतंत्र हुए थे, ठीक है। तो ये दोनों देशों को एक कोई तो भी विचारधारा को रिप्रेजेंट करना था, या तो फिर कैपिटलिस्ट या फिर सोशलिस्ट। बट ये दोनों देश ऐसा चाहते थे कि अभी तो गुलामी झेली है, अभी फिर से हमें किसी विचारधारा या फिर किसी गुलामी में नहीं जाना है। अभी हम हमारी स्वतंत्र विचारधारा निर्माण करेंगे और हमारे खुद के रूल से यहां पर राज करेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ये दोनों देश स्वतंत्र हो जाते, सिचुएशन देखते पूरे वर्ल्ड की क्या चल रही है, और दोनों आपस एक दूसरे में, भारत और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ एक करार कर लेते, जिसको हमने पंचशील करार कहा गया है। अभी ये दोनों देश थे, ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते, और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है। चाइना में भी सिविलाइजेशन था, भारत में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वाले दोनों के दोनों देश थे। अब आइए देखते क्या होता है कि पंचशील ट्रीटी, चाइना एंड इंडिया वेयर टू ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। दे आर आल्सो टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन nations in the world
and contribute more to the global economy than nearly anyone else. दोनों के दोनों पॉपुलेशन में भी अच्छे थे और इकोनॉमी में भी अच्छे थे. तो while the interaction of many nations are governed by various treaties, the one that defines the relationship between China and India is unique. ये जो पंचशील ट्रीटी है, ऐसे करार तो हुए हैं, बट सब करारों में से एक महत्वपूर्ण करार है. आइए इस ट्रीटी में क्या बातें हुई थी ये भी जानते हैं. इट्स कॉल्ड अ पंचशील ट्रीटी. इट्स अ 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. नाम में ही है पंच, पंच मतलब 5. तो ये एक 5 प्रिंसिपल्स थे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. द पंचशील ट्रीटी रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप between two of the world's strongest nation and is therefore one of the most important piece of foreign policy in the modern world. अभी ये जो पंचशील ट्रीटी थी, ये 2 बड़े देशों के बीच में आपस में हुआ एक शांतता का एक करार था, शांतता का एक तह था, एक नियम था. तो ये ट्रीटी सबसे इंपॉर्टेंट बनती है. अभी हाल ही में भारत और चाइना के जो रिलेशन है वो बिगड़ते जा रहे हैं. अभी आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि क्या चल रहा है भारत और चाइना के बीच में. तो बहुत सारे मुद्दे हैं, गलवान घाटी या फिर डोकलाम का मुद्दा होगा या फिर नेपाल का मुद्दा होगा. ऐसे बहुत सारे मामलों में यहाँ पर तनाव दिखाई देते हैं. बट इस तनाव की शुरुआत एक संधि से हुई थी, एक अच्छे करार के साथ हुई थी. उसी को पंचशील करार कहा गया है. आगे में सिचुएशन बढ़ते गए और खराब होते गए, जिसका आज हम परिणाम देख ही रहे हैं. हिस्ट्री ऑफ पंचशील. इन 1949 चाइना ट्रांसफर्ड हिमसेल्फ इनटू अ सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट नेशन. साम्यवादी देश घोषित कर दिया है चाइना ने खुद को. अभी साम्यवाद मतलब जो यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करता है. इट्स कॉल्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. इन्होंने चाइना, हम जिस चाइना को आज चाइना इस नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या रखे हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ऐसा नाम उन्होंने रखा. इन 1950 द डोमिनियन ऑफ इंडियन फॉर्मली कंप्लीटेड इट क्विस्ट एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर एंड बिकम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. 1950 में भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था और हमने अमल में भी लाना शुरू कर दिया था. तो भारत अभी पूरी तरीके से एक सॉवरेन कंट्री बन गया था, अपने निर्णय खुद ले सकता था. तो ये बात यहां पर याद रखनी है, दोनों देश अभी स्वतंत्र थे अपने अपने डिसीजन लेने के लिए. बोथ नेशंस वे आर लुकिंग टू क्लेम अ प्लेस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II वर्ल्ड ऑफ 1950s. वर्ल्ड वॉर II होने के बाद में दोनों के दोनों देश अपनी पोजीशन खोज रहे थे कि हम कहां पर है, हमने क्या करना चाहिए, ये सवाल थे. चाइना वांटेड टू रीगेन द फॉर्मर प्रोविंस ऑफ प्रूव दैट इट कुड कंडक्ट इट्स ओन अफेयर विदाउट द गाइडेंस ऑफ सोवियत यूनियन. अभी चाइना ने खुद को कम्युनिस्ट कंट्री तो घोषित कर दिया था, बट उसका मेन पावर कहां पर था? सोवियत रशिया में. बट चाइना क्या चाहता था कि सोवियत रशिया के इंटरफेयर के बगैर भी हम यहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वही हमने करना है. और भारत को क्या लगता था? अभी हमने नए से इंडिया वांटेड टू स्टार्ट अप बिल्डिंग इट्स ओन इंटरनेशनल रिलेशन विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिशों से स्वतंत्रता मिली थी, बट अभी क्या है कि उनके अंडर में दबे तले हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, हम हमारे डिसीजन खुद लेंगे. ऐसी इंडिया की पॉलिसी थी. तो आइए देखते हैं. बोथ वांटेड टू प्रूव दैट दे कुड पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनीवन एल्स. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब इन 1953 साल याद रखो. इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड चाइना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर Zhou Enlai made to define the relationship between their two nations. Their agreement was presented in 1954. Agreement on trade and intercourses between the Tibet region of China and India. देखो तिबेट के रीजन्स की पॉलिसीज यही से शुरू होती है. And indicate to the world that China and India had defined their relationship not on economic or culture or military foundation but on ideological ones. विचारधाराओं के आधार पर
दोनों देश एकत्र आते हैं और इसमें क्या क्या ट्रीटी होती है ये भी हम देखते हैं। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। इन द ट्रीटी ऑफ पॉलिसी ऑफ पंचशील डिफाइन इट्स थ्रू 5 आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये वो आइडियोलॉजी। आइए देखते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, एक म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, 2 म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, 3 और चौथा है इक्वल एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट और लास्ट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। देखो एक सिंपल से 5 मुद्दे हैं, पांचों के पांचों आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, बट यहां से क्या होता है कि एक शांतता की भावना दोनों के दोनों देश, अभी जो आने वाला जो नेक्स्ट वर्ल्ड था इसमें दोनों देशों की मांग क्या है कि शांतता से रहना है, किसी के साथ कुछ झगड़ा मोल नहीं लेना है और आपस के ऐसे 2 पावर अगर एक दूसरे के साथ मिल जाए तो किसी दूसरे देश की ताकत नहीं होगी हम पे वार करने की। ये एक मोटो इसमें अनुसूचित था, एक भावना थी। बट आगे चल के सिचुएशन बिगड़े वो बात अलग है। बट यहां पर क्या कहा गया है, दोनों देश एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज में दोनों का बेनिफिट है तो दोनों मिला के उस चीज को हासिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों के मुद्दे आपस में सॉल्व करेंगे, किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के देश में एक दूसरे के देश की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के देश के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सारी बातें इसमें रखी गई थी पंचशील ट्रीटी में। तो according to the Nehru and Zhou, China and India's relationship would be one of respect and peace। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रिस्पेक्ट और पीस। ये दोनों मोटिव्स को रख के ये पंचशील बनाया गया था। बेसिकली ईच नेशन एग्रीड नॉट टू मेस विथ द इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ द अदर एंड कमिटेड देमसेल्फ टू परस्यूइंग पीसफुल सॉल्यूशन टू एनी कॉन्फ्लिक्ट्स दैट माइट अराइज बिटवीन देम। यहां पर क्या होता है, दोनों के दोनों जो देश है किसी तीसरी का इंटरफेयर नहीं चाहते थे और हमारे देश में जो भी मामले होते हैं, इन्फ्लिक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर जो भी रिवॉल्ट या फिर जो भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों के दोनों देश आपस में कर सकते हैं। हम उसके लिए पूरे तरीके से तैयार है, किसी तीसरे का हमें यहां पर इंटरफेयर नहीं चाहिए। यहां से भारत और पाकिस्तान की रिलेशन भारत और चाइना की रिलेशन बनती है। बट क्या होता है, ये रिलेशन ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। यही पंचशील का जो फॉर्मूला है, ये नाम मतलब NAM नॉर्थ नाम, ये जो संस्था है, तो ये जो संस्था है इन्होंने भी इसके प्रिंसिपल जो थे वो यूज किए हुए हमें दिखाई देते हैं। तो नाम के बारे में भी हम जानेंगे, अभी तो सिर्फ पंचशील के बारे में ही हमें यहाँ पर जानना था। भारत ने पंचशील ट्रीटी कर ली थी। भारत के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे बने थे, बट बाकी देशों के साथ भी भारत के रिलेशन अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि भारत अभी नए से स्वतंत्र हुआ था और डेवलपमेंट के मामले में भी पीछे था। अगर कंपटीशन में अगर आना है तो सारे देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना जरूरी था। भारत ने सोवियत यूनियन और कैपिटलिस्ट कंट्री का विरोध किया, विरोध तो नहीं कह सकते बट उनको सपोर्ट नहीं किया और अपनी खुद की विचारधारा बनाई, जिसको नाम कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट। ना सोवियत यूनियन ना कैपिटलिस्ट, हम क्या रहेंगे, हम अलिप्त रहेंगे, इन दोनों विचारधाराओं से अलग रहेंगे। हमें जो अच्छा लगेगा इसके पास से भी लगेगा, इससे पास से भी लगेगा, हम लेंगे जो अच्छा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू होती है। अभी आगे में भारत ने खुद को डेवलप करने के लिए, भारत को स्वयं पूर्ण बनाने के लिए यहां पर 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। नाम में ही है 5 ईयर प्लान। एक विशिष्ट, एक पर्टिकुलर एम लेके 5 साल उसी के ऊपर काम करना, पूरे देश का मोटिव एक ही होना चाहिए। जो 5 ईयर प्लानिंग में एक जो मोटो दिया गया है उसको हासिल करना इस 5 साल का उद्देश्य रहेगा। ऐसे 5 ईयर्स प्लान हर 5 साल बाद बनाए गए भारत में। अभी इसका उद्देश्य क्या था, तो एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करके उसको स्वयं पूर्ण बनाना, उसमें जितने डेवलपमेंट ला सके उतने डेवलपमेंट लाना और ऐसे करके विकास करना। ये 5 ईयर प्लान्स का एक
एक उद्देश्य था। आइए जानते हैं इस 5 ईयर प्लान के बारे में। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड द फॉर्मेशन ऑफ 5 ईयर्स। अभी का जो गवर्नमेंट है इन्होंने 5 ईयर प्लान अभी बनाने बंद कर दिए हैं। बट क्या है कि 12 5 ईयर्स प्लान हुए थे बंद करने से पहले। अभी क्या होता है कि ये जो 12 5 ईयर प्लान था, ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। नीति आयोग अभी लाया गया है किसके रिप्लेस में? तो प्लानिंग कमीशन के रिप्लेस में। प्लानिंग कमीशन के अंदर में 5 ईयर प्लान्स भारत में बनाए गए थे। अभी 5 ईयर प्लान की जगह क्या आ गया है? तो नीति आयोग आया है। अभी आगे जानते हैं हमें 5 ईयर प्लान के बारे में क्या होता है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि एक पर्टिकुलर एम जो है, ये एम किस 5 ईयर प्लान का था, ठीक है, और इस 5 ईयर प्लान में, इस 5 ईयर प्लान का जो कार्यकाल था, 5 ईयर का जो कार्यकाल था वो कौन सा था, ठीक है, इसमें कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई, ये सक्सेसफुल था या फेल्यूर था। ऐसे 2 वे से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉजिटिव वे से भी, नेगेटिव वे से भी, तो आपको याद रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं बताऊंगा। ये सबसे पहला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं ये सक्सेसफुल भी हुआ था, देखते क्या था इसमें। इट वॉज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1951 to 1956। ये 5 साल का ड्यूरेशन था। इट वॉज बेस्ड ऑन हेरोडमर मॉडल, एक मॉडल था जिसके आधार पर ये बनाया गया था। इट मेन फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए ये प्लान फोकस था, ये बात यहां पर याद रखनी है। दिस प्लान वाज सक्सेसफुल एंड अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%। तो ये सक्सेसफुल हुआ था, जो टारगेट से भी ज्यादा इसने ग्रोथ हासिल कर ली थी। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जिसको आपको याद रखना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान, इट वॉज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1956 to 1961, आगे के 5 साल। इसका उद्देश्य क्या था और किसने बनाया था? इट वॉज बेस्ड ऑन पीसी महालोनबियस मॉडल। ये मॉडल के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि इसमें जो भी यहां पर डेवलपमेंट की चीजें लाई गई वो किस बेस के आधार पर थी, तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इट मेन फोकस्ड ऑन वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, बट कैसे एक स्वतंत्र भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना अलग बात थी, तो उसी के लिए यहां पर फोकस करना था, और यही एक मोटिव था सेकंड 5 ईयर प्लान का। दिस प्लान वाज सक्सेसफुल एंड अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 4.1। ये भी सक्सेसफुल था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड 5 ईयर प्लान, इट वॉज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1961 to 1966। अभी इसके अंदर में क्या होता है ये देखते हैं। दिस प्लान इज कॉल्ड अ गाडगिल योजना। गाडगिल योजना कहा गया है इस प्लान को, ये नाम याद रखो। कौन से 5 ईयर प्लान को गाडगिल योजना कहा गया है? तो वो रहेगा थर्ड 5 ईयर प्लान, ड्यूरेशन 1961 to 1966। द मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान was to make the economy independent and reach the self-active position of takeoff। क्या था कि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हमें बनानी है और एक्टिव इकोनॉमी हमें बनानी है। बट ड्यू टू इंडिया चाइना वॉर, दिस प्लान कुड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ रेट टारगेट ऑफ 5.6। ये अनसक्सेसफुल रहा। क्यों रहा? तो हमें पता है कि भारत और चाइना का वॉर होता है, तो इसी की वजह से ये थर्ड 5 ईयर प्लान यहां पर अनसक्सेसफुल होता है। अभी अनसक्सेसफुल प्लान के लिए यहां पर एक प्लान योजना हॉलीडे प्लान योजना लाई गई है। अब ये हॉलीडे प्लान क्या है ये भी देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे वाज फ्रॉम 1966 to 1969। ये 3 साल का था। द मेन रीजन बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वाज द इंडो पाक वॉर एंड फेल्योर ऑफ थर्ड प्लान। हमें पता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान का वॉर भी होता है, उससे पहले भारत चीन का भी वॉर होता है। ये 2 रीजन है कि थर्ड 5 ईयर प्लान यहां पर कोलैप्स होता है। अभी इसको सुधारने के लिए ये हॉलीडे प्लान लाया गया है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान्स वेयर मेड। हर साल का एक प्लान बनाया गया 3 साल के लिए, मतलब 3 प्लान यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए।
and made equal priority was given to agriculture and its allied sector and the industry sector. ये तीनों सेक्टर को एक एक साल के लिए यहां पर प्लान बनाया गया और उसमें उसके ऊपर काम किया गया। तो थर्ड 5 ईयर प्लान कोलैप्स होने के बाद ये हॉलीडे प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। अभी चौथा 4th 5 ईयर प्लान क्या है? its duration was from 1969 to 1974. There were two main objectives of this plan, that is growth with stability and progressive achievement of self-reliance. अभी क्या होता है कि ये जो प्लान है ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्लान है। इसमें स्टेबिलिटी के ऊपर और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के ऊपर भर दिया गया है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। ड्यूरिंग दिस प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, कांग्रेस का महत्वपूर्ण नारा है गरीबी हटाओ, ठीक है। तो ये जो स्लोगन दिया गया था इसी प्लान के अंदर दिया गया था। सबको खाना मिलना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए और हर किसी का ग्रोथ रेट जीडीपी जो है ये देश का बढ़ना चाहिए, इसके लिए ये प्लान यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी ड्यूरिंग द 1971 इलेक्शन बाय इंदिरा गांधी, ये इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने ये स्लोगन दिया था, बट इसका मोटिव भी 5 ईयर प्लान को ही मतलब प्रेजेंट करना था। दिस प्लान फेल्ड एंड कुड अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 3.3 ओनली अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.7। ये प्लान कोलैप्स हो जाता है। तो ये 3.3 का ही ग्रोथ रेट हासिल कर पाता है, जबकि टारगेट कहां का था? तो 5.7 का टारगेट था। अभी आगे में भी क्या होता है आइए देखते हैं। 5th 5 ईयर प्लान ये महत्वपूर्ण प्लान है, इसमें बहुत इवेंट्स भी होते हैं। आइए देखते हैं कि इट्स ड्यूरेशन वाज 1974 to 1979. In this plan, top priority was given to the agriculture and next come to industry and mines. इंडस्ट्री, माइंस एंड एग्रीकल्चर तीनों बातों पर यहां पर फोकस किया गया है। कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर? 5वां, याद रखो महत्वपूर्ण है। अभी ओवरऑल दिस प्लान वाज सक्सेसफुल व्हिच अचीव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 4.8 अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.4। ये प्लान सक्सेसफुल होता है, ठीक है। द ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डीपी धार, इन्होंने ये प्लान को ड्राफ्ट किया था। तो भारत में यहां पर आपातकाल की भी घोषणा हुई थी, इसके बावजूद भी ये प्लान सक्सेसफुल होता है। अभी ये रोलिंग प्लान क्या है ये भी जानते हैं। दिस प्लान वाज स्टार्टेड विथ एन एनुअल प्लान फॉर 78 to 79 एंड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टर्मिनेटेड 5th 5 ईयर प्लान। ये रोलिंग प्लान यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी 6th 5 ईयर प्लान में क्या था? इट्स ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1980 to 1985। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रियलाइंस। इसके ऊपर यहां पर भर दिया गया था, जोर दिया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग एंड ट्रेन टू द ग्रोथ ऑफ मॉडल। यहां पर ये चीजें फोकस की गई थी, यही मोटिव था 6th ईयर प्लान का। द ग्रोथ रेट टारगेट वाज 5.2 बट इट अचीव्ड 5.7, मतलब ये सक्सेसफुल हुआ था। टारगेट रेट से ज्यादा इसने अचीव कर लिया था। ये 6th ईयर प्लान भी सक्सेसफुल हुआ था। 7th 5 ईयर प्लान क्या था? इट ड्यूरेशन वाज 1985 to 1990। द ऑब्जेक्टिव वाज दिस प्लान इज इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अभी देखो स्किल एजुकेशन भी यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था और अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भर दिया गया था और सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता यहां पर फोकस की हुई दिखाई देता है कि इसके ऊपर यहां पर जोर दिया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट द प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग होते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट हैंडल करता है और हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी वहां पर खुली रहती है, बट प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है और एक वो प्राइवेटली यहां पर
हैंडल किया जाता है। बट प्राइवेट सेक्टर भी देश के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए इसे 5 ईयर प्लान के अंदर में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर को पीछे लिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा जोर दिया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। द ग्रोथ टारगेट वाज 5.0 बट इट अचीव 6.0 एनुअल। अभी ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल प्लान था। ये ग्रोथ रेट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से प्लान के अंदर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अचीव किया था, सबसे कम ग्रोथ रेट किस प्लान में अचीव किया था, ठीक है, कौन सा प्लान सक्सेसफुल हुआ था, कौन सा प्लान कोलैप्स हुआ था, क्यों कोलैप्स हुआ था। ऐसे अलग अलग डिफरेंट स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, इसीलिए इस लेक्चर को आपको याद से सुनना है। एनुअल प्लान्स 8 प्लान्स कुड 8 जो 5 ईयर प्लान्स था, इट कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द वोलाटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। अभी दिल्ली के जो सेंटर था हमारा पॉलिटिकल सेंटर, यहां पर क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और इसी की वजह से 8 जो 5 ईयर प्लान था वो यहां पर होता नहीं है। So 2 annual programs are formed in 1991 to 1992। तो क्या होता है, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर एंड की फीचर्स इसमें क्या होते हैं ये भी जानते हैं। अभी 8 5 ईयर प्लान जो था, इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बीच का ईयर जो था ये पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण रुकाया गया, और 8वां जो 5th ईयर प्लान था ये 1992 to 1997 के समय में इंट्रोड्यूस किया गया। इन दिस प्लान द टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। यहां पर देखो, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इसी के अंदर भारत में कंप्यूटर लाया गया था। इसी प्लान के समय में भारत में, इससे पहले ही कंप्यूटर का भारत में आगमन शुरू हो गया था 1991 से। बट इसका बहुत सारे लोगों ने अपोज किया कि ये एम्प्लॉयमेंट खा जाएगा, कंप्यूटर बहुत सारे लोगों का एक ही कंप्यूटर काम कर लेता है, तो इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। बट आज हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर में कंप्यूटर की वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट तैयार हो गई है। तो ये एक पीछे का रीजन था, और राजीव गांधी जी ने लंबी विचारधारा, एक लंबा दूरदृष्टि के विचार से उन्होंने कंप्यूटर भारत में इंट्रोड्यूस किए थे। तो क्या होता है कि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, ये 8 5 ईयर प्लान का हमारा उद्देश्य था। ड्यूरिंग दिस प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो भारत इस समय में, हमें पता है कि 1991 के समय में भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत कम, मतलब नीचे तक आ गई थी, और भारत के पास विदेशी चलन भी बहुत कम हो गया था। अभी देश को चलाने के लिए विदेशी चलन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भारत में जो भी बाहर से चीजें हम यहां पर आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ये चीजों के लिए विदेशी चलन बहुत काम में आता है। उनको विदेशी चलन में ही पैसे देने पड़ते हैं, और भारत के पास, भारत की ट्रेजरी जो तिजोरी है वो पूरी की पूरी खाली हो जाती है। बट इस समय में हमने यहां पर ग्लोबलाइजेशन का फंडा यूज किया, और ग्लोबलाइजेशन के टर्म से भारत में डेवलपमेंट लाना शुरू किया। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के दरमियान ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन की नई इकोनॉमिकल पॉलिसी यहां पर हमने इंट्रोड्यूस की है। दिस प्लान वाज सक्सेसफुल एंड गॉट एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.8 अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.6। तो अभी तक के इसमें ये सबसे बड़ा ग्रोथ था। यहां पर 1.2 के मार्जिन से यहां पर हमें बदलाव दिखाई देता है ग्रोथ रेट के और टारगेट में। तो ये 5 ईयर प्लान, 8 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल होता है। 9 5 ईयर प्लान, द ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 1997 टू 202। The main focus of this plan was growth with justice and inquiry। अभी क्या है, न्याय व्यवस्था, इक्वेलिटी है ये, तो जस्टिस एंड इक्वेलिटी के ऊपर भर दिया गया है, इसके ऊपर काम किया गया और इसी के ऊपर फोकस किया गया इस प्लान के अंदर। इट वाज लॉन्च इन
15th ईयर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, 50वां जो भारतीय स्वतंत्र दिन था, उसी के दिन इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस प्लान फेल्ड टू अचीव द ग्रोथ रेट टारगेट ऑफ 7% एंड ग्रोथ ओनली एट द रेट ऑफ 5.6, बट ये प्लान अनसक्सेस हुआ था। द 10th 5 ईयर प्लान में क्या होता है ये देखते हैं। इट्स द ड्यूरेशन वाज फ्रॉम 2002 to 2007. This plan aims to double the per capita income of India in the next 10 years. 10 साल के लिए प्लान बनाया गया था और इनकम जो थी पर कैपिटा ये डबल करने की बात की गई थी इस 5 ईयर प्लान के तहत। बट इट एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो फ्रॉम 15%। तो क्या होता है कि 2012 में भारत का जो हमारा पॉवर्टी का जो टारगेट है, रेशियो है, इसको हमने कम करना है। कितने परसेंट से? 15% से। तो ये भी एक अचीवमेंट, एक टारगेट रखा गया था 10th 5 ईयर प्लान में। इट्स ग्रोथ टारगेट वाज 8.0%, बट इट अचीव्ड ओनली 7.2, मतलब ये अनसक्सेस रहा था। बट इसमें 10 साल का एक नेक्स्ट प्लान बनाया गया था जिसके भीतर पॉवर्टी रिड्यूस द पॉवर्टी, इसकी भी बात की गई थी। ये सबसे अहम मुद्दा है। अभी 11th 5 ईयर प्लान, ड्यूरेशन कब से कब है? 2007 से लेके 2012 तक का। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय सी रंगराजन, नाम याद रखना है, सी रंगराजन ने इन्होंने प्रिपेयर किया था। इट्स मेन थीम वाज फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। कैसे? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिवली। तो ये स्लोगन था, ये मेन थीम थी इस 11th 5 ईयर प्लान की। इट्स ग्रोथ रेट टारगेट वाज 8.1, बट इट अचीव्ड 7.9, 2 पॉइंट से कम पड़ गया था। लास्ट का जो 5 ईयर प्लान है, 12th 5 ईयर प्लान, इट्स ड्यूरेशन फ्रॉम 2012 to 2017. इट्स मेन थीम इज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर बात की गई है लास्ट 5 ईयर प्लान के अंदर में। इट्स ग्रोथ रेट वेयर टारगेटेड इज 8%। अभी क्या होता है? इट वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान, जैसे मैंने आपको कहा था। अभी इसके बाद में भारत में नीति आयोग इंट्रोड्यूस होता है। प्लानिंग कमीशन यहां पर हटा दिया जाता है और नीति आयोग के तहत यहां पर 3 साल की कुछ योजनाएं लाई गई है। अभी इसके बारे में भी हम जानते हैं। The 3 years action plan document only provide a broad roadmap to the government. अभी जैसे ये जो 5 ईयर प्लानिंग हमने देखी, इससे ये नीति आयोग का 3 ईयर प्लानिंग बहुत ही अलग था। डिफरेंस क्या था ये भी हम जानते हैं। इट्स प्रोवाइड ओनली अ ब्रॉड रोड मैप टू द गवर्नमेंट। आगे देखते हैं, द डॉक्यूमेंट डज नॉट डिटेल एनी स्कीम फॉर अलोकेशन as it has no financial power. Okay, since it need not to approved by the union cabinet, its recommendation are not binding on the government. ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो कंप्लीट करना ही चाहिए। तो ये 3 ईयर एक्शन प्लान के अंदर की बातें चल रही है। नीति आयोग, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द नीति आयोग हैव नो फाइनेंशियल रोल, दे आर ओनली पॉलिसी गाइड मैप फॉर द गवर्नमेंट। तो नीति आयोग के दृष्टिकोण से अभी हमारा जो गवर्नमेंट है वो नीति आयोग से काम कर रहा है। 5 ईयर प्लानिंग्स 2017 में ही बंद हो जाती है। तो अभी हमारा ये जो 5 ईयर प्लान का जो मुद्दा था ये खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म होता है। अभी इसके आगे में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है मॉडर्न टाइम में, ये अभी हमने जाननी है और वही हम अभी जानेंगे।